नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। अभी बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कुछ बहुत अहम घोषणाएं की। मंडी.com में हम लगातार कृषि क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग शख्सियतों से इन घोषणाओं का असर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने जिन दो खास मेहमानों को कार्यक्रम में शामिल किया है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं आज के सिराज हुसैन साहब, जो पूर्व कृषि सचिव हैं और लगातार कृषि से जुड़े तमाम मसलों पर देश के जाने माने अखबारों और पोर्टलों में लिखते रहते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स एमडी और सीईओ विजय कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सिराज हुसैन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं, क्योंकि आपसे मैं चाहूंगा कि एक जनरल व्यू आपने संक्षेप में थोड़ा ये बताएं कि जो लगातार अपने मेहमानों से एक सवाल हम पूछते रहे हैं कि जो लंबे समय से कृषि क्षेत्र में सुधारों की जो मांग की जा रही थी, जो उम्मीद की जा रही थी, आपको लगता है कि जो घोषणाएं अभी हुई हैं उनसे वो उम्मीद, वो मांग पूरी हो गई है या अभी और कुछ रहता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस भारत सरकार ने जारी किए हैं, ये तीनों बहुत अच्छे कदम हैं, ये सही डायरेक्शन में हैं और अगले 5-7 साल के दौरान हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में इन ऑर्डिनेंस की वजह से सुधार होगा। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, तो शायद हमारी वो उम्मीद नाजायज होगी। ये बहुत अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है और इसमें राज्य सरकारों के साथ कंसेंसस बनाकर हमें इनमें जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां या थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी लगती हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत होगी। जी, विजय कुमार जी, आपसे अगर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया लूं, जो ये सुधार हुए हैं, मैं आगे चर्चा के दौरान वायदा बाजार और उससे जुड़े जो जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें इसके असर को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले पूरे एक 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 जेनेरिक व्यू अगर आपसे मैं जानना चाहूं कि ये जो कृषि सुधार है उनका कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में खास तौर से जो मार्केटिंग का हिस्सा है उस पर आप किस तरह का असर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ये तीनों एक साथ अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो इनको जो रिक्वायरमेंट्स थे कि प्राइवेट सेक्टर एग्री बिजनेस में ज़्यादा योगदान दे सके, सरकार तो कर ही रही है एमएसपी की प्रोक्योरमेंट से, पर अगर प्राइवेट सेक्टर को खरीद के स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाए तब प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पाएगा। और जहां तक मंडियों का सवाल है, ये तो काफी टाइम से रेस्ट्रिक्टेड माना जा रहा है। इसके नियम कानून काफी रेस्ट्रिक्टेड माने गए हैं और कई स्टेट्स में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। और इनसे छुटकारा पाने का जो ये ऑर्डिनेंसेस में प्रावधान है, इससे काफी फायदा मिलेगा। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत फार्मर्स का और बिजनेसेस का जो लिंक एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो बन सकता है, उसमें भी जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उससे मुझे ये लगता है कि ये मल्टीपल बेनिफिट्स जो इससे निकलेंगे, इससे काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसानों के लिए भी और प्राइवेट इंडस्ट्री, चाहे वो वैल्यू चेन में कहीं भी हो, और सरकार के लिए भी। जितना बोझ सरकार ने उठाया है एग्री बिजनेस में, वो शायद धीरे धीरे ट्रांसफर होगा प्राइवेट सेक्टर पे। जी, सिराज हुसैन साहब, आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार जब भी ये बात होती है, चाहे बाजार को खोलने की या एक तरह से उदारीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये बात भी साथ में आती है कि भारत में, खास तौर से भारतीय संदर्भ में अगर बात करें, तो किसान छोटा है, सीमांत है, ज्यादातर 86-88% किसान उसी ब्रैकेट में आते हैं। एफपीओज एक जरूर एंटिटी है जहां से माना जाता है कि जो ज्यादातर सुधार उनका फायदा वो उठा सकते हैं, लेकिन एफपीओज की स्थिति अभी इतनी मजबूत हुई नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो फैसले आए हैं, खासतौर से मैं आपसे एपीएमसी एक्ट में जो सुधार है उसके संदर्भ में ये समझना चाहूंगा, कितना लाभदायक ये हो सकता है किसानों के लिए?
देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे पॉलिसी मेकर्स को और मीडिया में है कि जो छोटे किसान हैं उनके पास कोई सरप्लस नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, छोटे किसानों के पास भी सरप्लसेस होते हैं और अब वो इस चीज को समझ गए हैं कि अगर वो अपनी कमोडिटी को कुछ दिन रिटेन करते हैं तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं। इस तरह की चीज खास तौर से हम प्याज के स्टोरेज में देखते हैं, सोयाबीन में देखते हैं। यानी कि इस साल भी हम देख रहे हैं कि मंडीज में जो अराइवल कई कमोडिटीज के हुए हैं रबी की फसलों में, वो पिछले साल से कम है। और मंडी के जो प्लेयर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि किसानों ने अपने पास रोका है प्रोड्यूस को, क्योंकि ग्रामीण भंडारण योजना के तहत भी काफी स्टोरेज कैपेसिटी किसानों के पास क्रिएट हुई है। तो ये बात सही है कि एफपीओ से फायदा होगा और एग्रीगेशन में उनको मदद मिलेगी, मार्केटिंग में उनको मदद मिलेगी, लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि स्मॉल फार्मर्स के पास बिल्कुल सरप्लस है ही नहीं। जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हमारे साथ हम बात कर रहे हैं जो हाल ही में कृषि सुधारों की घोषणा हुई है, उसका क्या असर होगा, और इसी असर को, इसी प्रभाव को समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। सिराज हुसैन साहब जो पूर्व कृषि सचिव हैं, और विजय कुमार जी जो कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के MD और CEO हैं। हम चलते हैं सीधे अभी विजय कुमार साहब के पास। विजय कुमार जी, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उसी को थोड़ा सा अब हम और फाइन प्रिंट्स पे चलते हैं। और आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज का एक तरह से अभी मुख्य एक कार्यभार आप देख रहे हैं, तो आपसे ये मैं समझना चाहूंगा कि एग्री बिजनेस पर इन फैसलों का कितना असर आप होता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि जो पहले कौन से ऐसे बॉटलनेक्स थे, कौन सी ऐसी बाधाएं थी जो आगे आने वाले दिनों में इन घोषणाओं से अब आपको लगता है कि दूर हो जाएंगी? देखिए, ये जो APMC मंडीज बने थे, ये जिस टाइम पे ये बने थे, इनका काफी जैसे बाजार है, वैसे ही एक जगह जहाँ की दोनों बायर्स और सेलर्स आ सकें, जहाँ उनका ऑक्शन हो सके, जहाँ पे उनको सही भाव मिले, ये उस टाइम के लिए बिल्कुल सही इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके पीछे जो रूल्स थे वो सही थे, और ये जो फीस थे ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए थे। पर अब जो टाइम है, इसमें इतने चेंजेस हो गए हैं बाहर कि जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम रेलवे टिकट्स की बात करें, तो पहले हमें स्टेशन जाके एक क्यू में खड़े होके 1 घंटे बाद हमें काउंटर पे पैसे देके अपना टिकट देना पड़ता था। आज के डेट पे आप किसी जगह से किसी जगह का टिकट आप घर बैठे या फोन पे खरीद सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस हैं, ये जो नेटवर्क के चेंजेस हैं और जो ई कॉमर्स के चेंजेस हैं, ये तो हमारे मंडियों में और एग्री ट्रेडिंग में लगभग आया ही नहीं है। और यही ये जो आप बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स इसलिए थे क्योंकि ये मैंडेटेड था कि अगर किसान को कहीं बेचना है या किसी को खरीदना है तो सिर्फ मंडी में आके खरीद सकता है। तो ये अगर अब जो लिबरेशन हुआ है एक तरीके से, तो अब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये मटेरियल, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, चाहे पल्सेस हो, किसी भी बायर कहीं भी देश में हो, वो किसी भी किसान या एफपीओ का खरीद सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरा ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब इसमें 2-3 चीजें जो अभी भी चेंज होना बाकी है, वो ये है कि अभी जो फिजिकली दोनों बायर और सेलर आके ये गुड्स का क्वालिटी देखते हैं, इसीलिए दोनों का वहां रहना जरूरी है मंडी के आंगन में। पर अभी जो कोविड का सिचुएशन भी था, इसमें हमने देख लिया कि ये कितना मुश्किल हो सकता है कि पूरा भीड़ अगर इकट्ठा होगा और मटेरियल को देखना है और फिर उसका ऑक्शन होना है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसके काफी इजी टेक्निक्स हैं जो कि कुछ हद तक फ्यूचर्स एक्सचेंज में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं और डिलीवरी इसमें आसानी से होता है। और यही जो सिस्टम्स हमने फ्यूचर्स एक्सचेंज में ऑलरेडी अडॉप्ट हम करते आए हैं पिछले 1-1.5 साल से, उसका शायद पूरे मार्केट में अभी यूज हो सकता है। जी सिराज साहब, सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कितना महत्वपूर्ण है? इसका जैसे अभी विजय कुमार जी ने जो बात कही है, उसमें एक तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी साथ के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस तब तक नहीं गैर जरूरी होगी जब तक क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिले ट्रेडर को। तो ऐसे में ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए, अभी इस फंड के डिटेल्स कम से कम मैंने नहीं देखे हैं, मगर मुझे लगता है कि ये फंड शायद नाबार्ड में क्रिएट होगा और इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें क्रेडिट की डिमांड नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के 50-60% पे ही चल रही है, कुछ इंडस्ट्री तो 30-40% पे चल रहे हैं। तो अभी इस फंड से हम ये समझें कि कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, बार बार मैं कहता हूं कि ये जितने रिफॉर्म्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, मार्केट ओरिएंटेड हैं, फ्रीडम दे रहे हैं किसान को मंडी के बाहर अपना माल बेचने की, फ्रीडम दे रहे हैं किसी भी ट्रेडर को सिर्फ पैन कार्ड के बेसिस पे किसी भी किसान से माल खरीदने की। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ये जरूर करना चाहिए कि जो भी वेयर हाउसेस हैं वो कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिकली वेयर हाउसिंग रिसीट इशू करें, जिससे कि गवर्नमेंट को ये मालूम हो सके कि देश में किसी कमोडिटी का कितना स्टॉक है। पॉलिसी में के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट स्टॉक की पोजीशन मालूम हो। अभी तक ये नहीं हुआ है और पूरे देश में सिर्फ 1800 वेयर हाउस ऐसे हैं जो WDRA में रजिस्टर्ड हैं। इसको कंपलसरी बनाने की जरूरत है। महत्वपूर्ण मसला आपने उठाया है और इस पर अभी हम और थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी है। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
मंडी.com में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज जो कृषि सुधारों की घोषणा हाल ही में सरकार द्वारा की गई है उसका असर किस तरह से हो सकता है, और हमारे साथ जो दो मेहमान इस समय मौजूद हैं इस पूरी बातचीत पर चर्चा करने के लिए, वो सिराज हुसैन साहब पूर्व कृषि सचिव और विजय कुमार जी जो कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के MD और CEO हैं। विजय कुमार जी, हम आपके पास आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिराज साहब ने जो एक विषय उठाया उसी पर थोड़ा आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कि WDRA से जो अप्रूव्ड वेयर हाउस है उनके साथ आप बहुत नजदीकी से काम करते हैं, और ENWR का जो पूरा सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं NCDEX से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें जैसा कि सिराज साहब ने कहा कि ENWR को अनिवार्य बनाना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा मिल सकेगा। आपकी राय इस बारे में क्या है? जो WDRA इकोसिस्टम के जो भी वेयर हाउस हैं और ENWR है, ये किस तरह से जो घोषणाएं हुई हैं उनके अगर लाइट में अगर बात करें, किस तरह से चीजों को बदल सकते? ENWR के जो फायदे हैं, इसका अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, तो आज के तौर पे जैसे कोविड सिचुएशन में एक्सचेंज पे जो भी डिलीवरीज हुए थे मार्च, अप्रैल और मई में, ठीक है, इसमें डिलीवरीज हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब ये जो ENWR है ये टाइटल ऑफ ओनरशिप है WDRA एक्ट के तहत। तो ये जब ENWR ट्रांसफर होता है सेलर से बायर को, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है और पैसे जो बायर के हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेलर को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इससे स्मूथ कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और इसके कई फायदे हैं। जैसे सिराज जी ने बोला, अगर मान लीजिए अभी जो MSP प्रोक्योरमेंट होता है वो वही होता है जहां पे गवर्नमेंट एजेंसीज की पहुंच है, पर अगर किसी किसान या FPO ने कि देश में किसी भी WDRA एक्रेडिटेड वेयरहाउस में अगर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट बना लिया है, तो वो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट एक प्राइवेट ट्रेडर भी खरीद सकता है, प्रोसेसर भी खरीद सकता है और गवर्नमेंट भी खरीद सकता है अगर उसको MSP पे प्रोक्योरमेंट करना है। तो इससे तो गवर्नमेंट का भी रीच जो है MSP प्रोक्योरमेंट का वो भी बढ़ता है, और प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेटली, क्योंकि ENWR का मतलब है कि क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का किसी ने और किसी अथॉरिटी के सुपरविजन के अंडर टेस्ट किया है और वो मटेरियल सेफ है किसी वेयरहाउस या किसी साइलो में। तो इसका मतलब फार रीचिंग बेनिफिट्स होंगे अगर सरकार ये जो नेटवर्क है WDRA वेयरहाउसेस के, इसको बढ़ाए, और सरकार का भी खरीदी अगर ENWR के माध्यम से हो तो उसका यूटिलाइजेशन और उसका बेनिफिट शायद सबको मिलेगा। जी सिराज साहब, इसी से जुड़ा एक और विषय है जो कि हालांकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत संक्षेप में आप इस पर अपनी राय दें कि वेयर हाउसेज में जैसे कि आपने कहा कि ये जो सारी बात हम कर रहे हैं, चाहे ENWR की हो, चाहे जब वेयर हाउसिंग पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं WDRA एक्रेडिटेड जो वेयर हाउस हैं उनकी बात हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि देश में जो कुल वेयर हाउस की संख्या है उसमें WDRA एक्रेडिटेशन वाले वेयर हाउस बहुत ही कम है। तो कई बार ये मांग भी आती है कि क्या वेयर हाउसिंग का, जैसे आमतौर पे हमने देखा कि रेरा जब आया तो ये कहा गया कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो वो रेरा में रजिस्टर होना चाहिए, इसी तरह जो भी बैंकिंग में आएगा उसको RBI के पास रजिस्टर होना चाहिए। तो क्या वेयर हाउसिंग में भी ऐसा कोई नियम लाया जा सकता है, आ सकता है कि जो भी वेयर हाउस बने वो एक न्यूनतम क्षमता से ऊपर के वेयर हाउस WDRA के पास कंपल्सरीली रजिस्टर किए जाए? हमारा तो इसमें बहुत फर्म व्यू है कि गवर्नमेंट को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में 1000 टन से ऊपर के जितने भी वेयर हाउसेज हैं उनके रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज अगर हम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी फूड हैं, हमें नहीं मालूम देश में मसूर का कितना स्टॉक है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का। तो जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो हमारी पॉलिसी मेकिंग एक तरह से कयास आराई पे बेस्ड होती है। बहुत आसानी से आप ये टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एक प्लेटफॉर्म है WDRA का, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को मालूम हो सकता है कि देश में सेंसिटिव कमोडिटीज का कितना स्टॉक है, उसके बेसिस पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको कंपलसरी करना चाहिए। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड को इसके बारे में बातचीत करके इस पे फौरन कोई फैसला करना चाहिए।
जी, विजय कुमार जी, इसी विषय पर आपसे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि WDRA एक्रेडिशन के बिना जो वेयर हाउस होते हैं उनके साथ NCDEX भी आपका काम नहीं करता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है WDRA एक्रेडिशन से किसी तरह का जो गुणवत्ता है या जो विश्वसनीयता है वो बढ़ती है, और अगर ये बढ़ती है तो फिर सारे वेयर हाउसेस को क्या इसके अंदर लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सारे वेयर हाउसेस को लाना चाहिए, और खासकर ऐसे वेयर हाउसेस जो किसानों के फायदे के लिए या सरकार के फायदे के लिए बनाए गए हों। तो जो पहले बात हुई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड लगाया गया है, तो इसमें से काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर FPOs के लिए किसान के खेतों के निकट बनना चाहिए, ताकि किसानों का मटेरियल अच्छे तौर तरीके से और WDRA एक्रेडिटेड साइलोज में लगना चाहिए। और दूसरा, जहां तक सवाल है गवर्नमेंट एजेंसीज का, उनके जो साइलोस हैं या वेयर हाउसेस हैं, इनका डेफिनेटली क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अगर मटेरियल वहां पे रखा गया हो तो गवर्नमेंट को भी जब माल बिकेगा तो उसका असली अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि ENWR का क्वालिटी जो एश्योरेंस का डिटेल्स है वो आपको एज इज वेरियस कंडीशन पे बेचने पर नहीं मिलेगा। तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो जो सिराज जी ने बोला, स्टॉक कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका तो अंदाजा लग जाएगा, ताकि पॉलिसी मेकर्स ये डिसीजन ले सकें कि और इंपोर्ट्स करना है या नहीं करना। तो सप्लाई डिमांड का असली आइडिया भी लग जाएगा। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लेने का और हम ये सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने का। तो ये मंडी.com में आज हमने कृषि सुधारों के बारे में बातचीत की और ये हमारे दोनों मेहमान थे। इसके साथ ही एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर मैं दे देना चाहूंगा कि मंडी.com का जो ये प्रोग्राम है ये NCDEX IPF ट्रस्ट की ओर से बनाया जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कृषि सुधारों पर लगातार हमने कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ जो बातचीत की है वो सारे एपिसोड आप मंडी.com के ऐप पर अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं, और साथ ही NCDEX मंडी.com पे भी आप इन सारे एपिसोड्स और ये पैनल डिस्कशंस देख सकते हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए मंडी.com से इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।